हम कहां जाएंगे फिर? एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यही एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, मेरा ईन मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपका ये रवैया होगा, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं होगी। आप एक सियासी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको मुसलसल दीवार से लगाओगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 23 अप्रैल की सुबह है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड वर्सेस ईरानी IRGC कमांडर्स, इनका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में कोई फिल्मी एक्शन जैसा मुकाबला चल रहा है। पहले एक फुटेज जारी करता है, मुकाबले में दूसरी फुटेज जारी हो जाती है। पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से फुटेजेस जारी की गई, आज ईरानी IRGC की जानिब से भी फुटेज जारी करके बताया गया कि उनकी जानिब से क्या एक्शन हो रहा है। और प्लस ईरानी नेवी को तबाह करने की कोशिश हो रही थी। अमेरिका की जानिब से बार बार ये क्लेम किया जा रहा था कि ईरानी नेवी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। आज अमेरिकन जो वज़ीर बराए नेवी हैं या सेक्रेटरी बराए नेवी हैं, उनको फारिग कर दिया गया। तो ईरानी नेवी ख़त्म करते करते अपने वज़ीर की कुर्बानी देना पड़ गई। तो ये क्या सारी सूरत हाल है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और प्लस जो पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, वो सुबह सुबह उठते ही सड़कों के ऊपर पहुंच गए हैं। उन्होंने एक बार फिर से बताना शुरू कर दिया कि उनके पास मुज़ाकरात के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या वो बता रहे हैं, इसकी भी तफसीलात शामिल करते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि कल सुहेल आफरीदी ने अवामी असम्बली लगाई, उसके बाद उनके खिताब की अब फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब हर सूरत एहतजाज होगा, उनके पास ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या उन्होंने दावे किए हैं और किस तरह से वो अपने दावों को साबित कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। और आज आपको पता है जुमेरात का दिन, एक बार फिर अडयाला जेल मुलाकातें ना कराने का दिन, लिस्ट आ गई है, लोग अडयाला की जानिब जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मुलाकात ना होने का इम्कान है। इसी हवाले से कल सुहेल आफरीदी ने खिताब के दौरान कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सियासी कैपिटल दाव पर लगाया और हुकूमत के साथ जाके बैठा। ये जो पिछले दिनों में उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं ना, उन मुलाकातों का वो रेफरेंस दे रहे थे, काफ़ी जज्बाती दिखाई दिए इस अवामी असम्बली के इजलास में। अवामी असम्बली के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो ज़रूरी था नहीं ज़रूरी था, खैर उसके ऊपर फिर बाद में भी बात होती रहेगी। लेकिन अभी ज़रा जो वो बात कर रहे हैं काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए, काफ़ी जज्बाती। और उन्होंने कहा कि मैं अपना सियासी कैपिटल दाव पे लगा के इनकी बुलाई जाने वाली मीटिंग्स में गया पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पे जाके बैठ के मैंने उनसे ये बात की कि मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, मेरा सियासी सरमाया एक तरह से एट स्टेक है, लेकिन इसके बदले में मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो इनके ख़िलाफ़ पकड़ धकड़, FIRs और लाठीचार्ज, शैलिंग, ये जो कुछ भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, इनको रोका जाए, ये कार्रवाइयाँ ना हो। आप इमेजिन करें कि एक एपेक्स फोरम के ऊपर जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला ये बात कर रहा है, ये बात रख रहा है कि उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो इस टाइम क्रैकडाउन जैसी सिचुएशन जारी है, इस पर नज़रसानी की जाए। और वो कह रहे हैं कि अगले ही दिन क्या हुआ, वो उसकी तफसील उन्होंने बताई। ज़रा क्या बात किया, एक लम्हे के लिए ज़रा सुनिए। जनाब स्पीकर, मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके जो है वफाकी हुकूमत की मीटिंग्स में गया। मैंने वहां पर यह कहा कि आज मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके आपकी इस मीटिंग में आया हूं, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं, कल को आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, आप हमारे वर्कर के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, आप हमारे लोगों पर जो है लाठीचार्ज और ये बाकी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, उसके अगले ही दिन इमरान खान से आपकी बहनों पर लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू शेल भी फेंके गए। तो सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारों का अक्सर मौक़ों पर यह बयान देना कि क्या कुर्बानी सिर्फ हमने ही देनी है या डिमांड सिर्फ हमने ही पूरी करनी है, ये किसी हद तक जायज़ है कि आप हर बार एक्सपेक्ट PTI से करते हैं, या हर बार ये कहा जाता है कि इनको इस मौके पे साथ बैठना चाहिए, इनको इस मौके पे ये करना चाहिए, इनको इस मौके पे इससे पीछे हटना चाहिए, जल्द से मनसूख करने चाहिए, इजलास में जाना चाहिए। ये तरह तरह की चीज़ें जो है वो हम सुनते हैं और ये होता भी आ रहा है। वो इजलास में भी जाके बैठे, एक बार नहीं 2 बार जाके बैठे, नेशनल यूनिटी का मैसेज दिया, जलसा मनसूख किया तब भी एक नेशनल यूनिटी का मैसेज दिया, और भी कई मौक़ों के ऊपर उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। लेकिन इन रिटर्न उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। जिस बात को वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके रखते हैं, अक्सर कहा जाता है ना कि इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करें, यहाँ पर सियासी बात करें, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की है। मैंने भी उनसे एक बार क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ पर तो ये सारी बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, क्या जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर आप ये बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात की है वहाँ पे,
और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अभी तक कोई नहीं निकला। फिर इसी सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम एहतजाज के लिए निकलें। उन्होंने पूरी वो ट्रेल दोबारा से बताई कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ, उनके लीडर और उनकी अहलिया के साथ क्या इस टाइम सलूक हो रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी और एहतजाज के हवाले से एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या है, ज़रा एक लम्हे के लिए उनकी ये गुफ्तगू सुने। हम कहाँ जाएंगे फिर? एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यही एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, मेरा ईन मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपका ये रवैया होगा, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं होगी। आप एक सियासी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको मुसलसल दीवार से लगाओगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? आप हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझोगे, हमारे पास कौन सा रास्ता रहता है? वो पुरअमन रास्ता इंशाअल्लाह ताला हम अपनाएंगे और ज़रूर अपनाएंगे। शुक्रिया। तो सुहेल अफरीदी काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की तकारीर की हद तक तो वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा और हम तैयार हैं, बट लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि एक्शन से साबित करना पड़ेगा कि क्या वाकई आप इतनी तैयारी कर चुके हैं कि आप ये बातें कर रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए निकलने वाले हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आने वाले दिन उनके एक्शंस के साथ प्रूव कर पाएंगे उनकी तैयारी को। अब जो अगला हफ्ता है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा इस हवाले से, क्योंकि एक तो उन्हें कश्मीर का दौरा करना है, आज़ाद कश्मीर जाना है। उन्होंने कुछ विज़िट शेड्यूल कर रखे हैं, ग़ालिबन 25 से ऑनवर्ड है, शायद कोई डेट उसकी अनाउंस हो जाएगी, तो वो कश्मीर जा रहे हैं अपनी स्टेट मूवमेंट के सिलसिले में। लेकिन वहाँ से, क्योंकि एक तो इंतखाबात भी वहाँ पर आने वाले हैं, तो उसका भी एक सिलसिला रहेगा, PTI के और लोगों को भी जाना पड़ेगा। और दूसरा जो लाहौर का उनका दौरा है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त मांगी है तहरीक इंसाफ लाहौर ने। तो सुहेल अफरीदी का जाना और साथ ही जलसे की इजाज़त मांगना, तो ऐसा लग रहा है कि लाहौर में एक बड़ा शोडाउन, इजाज़त मिले ना मिले, सड़कों के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट, ये सारा कुछ शायद उन्हें दोबारा से देखने को मिले। तो अगर आपने एहतजाज के लिए कोई मोमेंटम बिल्ड करना है तो लाहौर और कराची ये दो मेन हॉट स्पॉट है जहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, और यहीं से वो मोमेंटम जनरेट होगा जो कुछ महीने पहले हुआ था। लाहौर और कराची में वो एक पीक नज़र आई थी इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जब कराची में रोका गया। तो जब रोकेंगे तब तक ये सारी सिचुएशन नज़र आएगी। तो देखते हैं कि इस बार लाहौर में क्या सूरत-ए-हाल रहती है, फिर से पकड़ दकड़ होगी या कोई इनको फ्री मूवमेंट का मौका मिलेगा। लास्ट टाइम तो पता चला था कोई फूड स्ट्रीट जो थे उसकी भी लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। खैर, इस हवाले से एक और पेशरफ्त भी हुई है, उसके ऊपर मैं अगले व्लॉग में ज़रा तफसील से बात करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसदाद तशद्दुद, उनकी जानिब से इमरान खान की रिहाई या उन तक एक्सेस, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के हवाले से कुछ नोटिस लिए गए हैं, कुछ मुतालबात किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और ओवरऑल भी। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इससे पहले भी एक वर्किंग ग्रुप बराए डिटेंशन जो था, गैर कानूनी डिटेंशन, उन्होंने भी नोटिस लिया था। उसकी बड़ी ख़बरें लगी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने नोटिस लिया है और उनकी जानिब से एक बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी की गई थी कि ये जो इनकी गिरफ्तारी है या इनकी कैद है ये गैर कानूनी है। अब तो मामला कैद से बढ़ के आगे चला गया ना, काफ़ी सारी और चीज़ें ख़राब हो गई, उनकी मेडिकल कंडीशन और जो कैद तन्हाई तक मामला चला गया। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये बयानात, ये सारी चीज़ें इसी तरह आती रहेंगी। इसको अगले व्लॉग में ज़रा तफसील से भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए ज़रा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो फिल्मी एक्शन जारी है दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है पहले अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने ईरानी शिप को कब्ज़े में ले लिया। उसकी बाकायदा फुटेजेस जारी की गई और बताया गया कि ये शिप जो है वो चाइना से आ रही थी, और फिर पता चला कि इसमें कुछ ख़ास चीज़ें थी जो सीज़ कर ली गई हैं, पकड़ ली गई हैं, कब्ज़े में ले लिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, और फिर उसकी तलाशी वगैरह का सिलसिला भी जारी था। अब उसके बाद जवाबी एक्शन किया ईरानी IRGC ने। IRGC के कमांडर्स ने जो शिप्स उनके काबू में आ सकती थी, अमेरिकन शिप्स तो नहीं थी लेकिन मेरा ख्याल एक पनामा की शिप थी, एक कहीं और की थी, ये 2 शिप्स को उन्होंने कब्ज़े में लिया। और अब उसकी भी उन्होंने उसी तरह से एक्शन करते हुए कि पावर पैक एक्शन जो है उसकी फुटेज जारी कर दी है, और बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने शिप को रोका और उसको अपनी तहवील में लिया, कब्ज़े में लिया। ऑल्दो कि पनामा इसके ऊपर एहतजाज कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गैर कानूनी है, बट इस जंगी माहौल में जब आप ईरान के साथ देखें ना क्या हो रहा है, तो उसका हर एक्शन जो है वो अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि ना हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी शिप्स को कब्ज़े में लिया जा रहा है, तो अब कोई और शिप भी नहीं आएगी। तो एक ब्लॉकेड जैसी सिचुएशन है। जब पता है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में एक ब्लॉकेड है, तो या तो आप
ईरानी IRGC से उसकी परमिशन ले लें, या फिर आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और यही सारी सिचुएशन हुई। अब उसकी फुटेजेस जारी कर करके बताया जा रहा है अच्छा ये वो IRGC है या वो नेवल फोर्सेस के हुकाम की कोऑर्डिनेशन से सारा कुछ हुआ, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि नेवी ख़त्म हो गई, नेवी के पास अब बचा ही कुछ नहीं है। बट स्टिल वो इतने कैपेबल हैं कि वो ये एक्शन कर पा रहे हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर पा रहे हैं। अभी भी अमेरिकन हुकाम कह रहे हैं कि जो काम ईरानी नेवी ने कर दिया है, वो कुछ माइंस वगैरह लगाने वाला, उसको क्लियर करने में अभी 6 महीने और लग जाएंगे। तो अगर 6 महीने और लगने हैं और इसी तरह से ब्लॉकेड रहना है तो फिर तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। अब IRGC वर्सेस सेंट्रल कमांड का ये जो शोडाउन है ये जारी है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात हुई है, ईरान की नेवी को ख़त्म करते करते, तबाह करते करते, जो अमेरिकन नेवी के अपने सेक्रेटरी थे या उनके वज़ीर थे, उनको बरतरफ कर दिया गया। जब बरतरफी होती है, इसका सिंपल आसान लफ्ज़ों में मतलब ये होता है कि वो कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं थी जंगी हालात में। इससे पहले उनकी फ़ौज के सरबरा को भी बरतरफ किया जा चुका है और आज उनकी जो नेवी के वज़ीर हैं या सेक्रेटरी हैं उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो ये एक क्योस जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। पता चल रहा है कि एक पैनिक बटन कहीं ना कहीं दबा हुआ है। दूसरी जानिब जो अमेरिकन जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सुबह सुबह उठ के अभी उन्होंने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जनाब मुज़ाकरात बस 72 घंटे, बस 36 घंटे, बस 24 घंटे, और फिर वो बताते हैं कि बस ये जो है ना 5 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें तय हो जानी है, मंडे तक ये हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है उनकी जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कोई डेडलाइन नहीं दी। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 दिन का या 4 दिन का या 10 दिन का, वो बड़ी हजीमत उठा चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने सिंपल कह दिया कि जब तक मामला रिजॉल्व नहीं हो जाते, कोई यूनिफाइड किस्म का एक एग्रीमेंट नहीं साइन हो जाता, तब तक ये ब्लॉकेट भी कायम रहेगा और इसी जैसी सिचुएशन कायम रहेगी। तो ये आगे महीनों तक जा सकती है। अब इस सारी सिचुएशन में जो सट्टेबाजी है या जुआ है वो बहुत ज़्यादा अब लगना शुरू हो गया। मार्केट में बैटिंग चल रही है और इसकी भरपूर खबरें आ रही है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस गेम में इन्वॉल्व हो गए कि वाइट हाउस की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए मार्केट में सट्टा लग रहा था। आज फिर ताज़ा तरीन खबर ये है, बल्कि रॉयटर्स की ये खबर है कि $430 मिलियन का सट्टा फिर से लग गया है कि तेल की कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। तभी आपको पता है पाकिस्तान में तेल की सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर होना शुरू हो गई, इस वजह से कि ये जो रेड जोन की बंदिश की वजह से गुड्स ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया, हैवी ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया। तो इसके बारे में रिपोर्ट्स आने लगी कि अटक रिफाइनरी की जानिब से ये क्लेम किया गया कि उनकी तरसील नहीं हो पा रही। फिर इस्लामाबाद के कुछ पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई मुतासर हुई, जिसका एतराफ़ खुद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किया गया कि हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, ऑल्दो के वाफर स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कुछ पेट्रोल पंप्स को सप्लाई नहीं मिली। तो अब जाके अटक रिफाइनरी को भी सप्लाई की एक तरह से इजाज़त दी गई है कि कम से कम उनके जो लॉजिस्टिक है या उनका जो तरसील का निज़ाम है उसको बहाल रखा जा सके, सो तेल की सप्लाई मुतासिर ना हो। बट ओवरऑल इसका इम्पैक्ट तो रहेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।